परसेंट का 3,000 रुपये प्रति एकड़ उसको दिया जाएगा और 70% तक जब तक वो इसको अपलोड करेगा तब तक वो 100 एकड़ तक, क्योंकि उसने घूम करके वो लगवाना होता है, 100 एकड़ तक उसका पहले फर्स्ट किस्त में दिया जाएगा और बाकी जब उसका व्यक्ति के साथ वो सिरे चढ़ेगा तो पूरा उसका पैसा उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में यह भी निर्णय किया गया कि भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ई भूमि की इस पॉलिसी के तहत वो अपना सकते हैं, ये भी निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय किया गया है कि जो बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिन कर्मचारियों की मृत्यु पर परिजनों को एक बड़ी राहत इसमें मिलेगी। मृतक कर्मचारियों के परिवार को 2 साल की आवास सुविधा वो सुनिश्चित की गई है, क्योंकि जो कर्मचारी सर्विस में होता था और उसके पास सरकारी आवास होता था, अगर दुर्घटना हो जाती थी तो परिवार को दिक्कत आ जाती थी, तो उसको 2 साल के लिए सुनिश्चित किया है। सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की अगर मृत्यु होने पर अब मृतक परिवार को आवास भत्ता ये 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा, जो पहले 1 साल के लिए मिलता था। इसके अलावा परिवार लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके 2 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को रख सकता है। ये इसमें उसको प्रावधान किया गया है, जो ये पहले 1 साल के लिए रख सकता था। मंत्रिमंडल में यह भी निर्णय किया गया है कि जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय राहत देने के लिए निर्णय किया गया है। बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है और ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्वांटम की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर ये पुनः बहाल कर दिया जाएगा। जो पहले 15 साल तक जब तक ब्याज सहित उस पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक वो कटौती का प्रावधान था। यह निर्णय पेंशन के लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि कर्मचारियों की जो ये पेंशन थी पहले ये 15 साल तक वो थी, अब इसको 15 साल तक और उसके आगे भी था, परंतु अब इसको 15 साल तक सुनिश्चित किया है। कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना उसको भी जो यूपीएस उसको भी लागू को मंजूरी दी गई है।
हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं, उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है और यह योजना 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय आखिरी के 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत परिवार को भी पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। ये फैसला किया गया है। इस निर्णय से 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस योजना को जारी चुनने का विकल्प होगा। मंत्रिमंडल में यह भी निर्णय किया गया है कि जो हमारी महिला कर्मचारियों को जो अतिरिक्त अवकाश का लाभ देने की मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला में यह घोषणा की थी कि महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश बढ़ाए जाएंगे। इस संबंध में भी आज मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिलाओं कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को वर्ष में पहले 20 अवकाश मिलते थे, अब उनको 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा जो हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की महिला कर्मचारियों को भी 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। ये भी निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिले, उसको भी मंजूरी दी गई है। बैठक में हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया है। अब सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों के जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा, इसको भी आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आज ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को
सैद्धांतिक मंजूरी वो दी गई है। सरकार ने विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार और सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 28 मार्च 2023 को रेशनलाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। रेशनलाइजेशन कमीशन ने 16 विभागों की रिक्वायरिंग के लिए रिपोर्ट वो पिछले दिनों सरकार को सौंपी थी। आज इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भू विज्ञान विभाग तथा बागवानी विभागों की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से पदों को हटाना, पदों के नाम बदलना, नए पद सृजित करना ये शामिल है। वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31,533 पद स्वीकृत हैं। अब नए पद सृजित होने के बाद ये रेशनलाइजेशन के बाद अब पदों की संख्या 36,381 होगी। इसी प्रकार विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारियों के सभी पदों में कोई कटौती नहीं की गई है और इसी प्रकार रेशनलाइजेशन कमीशन ने खान एवं भू विज्ञान विभाग में भी 216 नए पद सृजित करने की सिफारिश की है, जिसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। रिपोर्ट में आईटी आधारित निगरानी और संचालन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिससे खनन कार्यों में पारदर्शिता और नियंत्रण बेहतर होगा। यह पुनर्गठन खनन उद्योग की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है, ताकि राज्य राजस्व और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। इसके अलावा बागवानी विभाग में भी लगभग 1100 नए पद सृजित करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार पदों की संख्या बागवानी विभाग में 2111 हो जाएगी। रिपोर्ट में आईटी आधारित निगरानी और संचालन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिसमें खनन कार्यों में भी पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण होगा। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल में यह भी मंजूरी दी गई है कि जो युद्ध में हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय किया गया है। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 8 शहीदों के आश्रितों को सरकार की नीति के अनुसार अनुकंपा आधार पर युद्ध में हताहत हुए सैनिक, अर्धसैनिक के आश्रित मृतक के पद आधार पर ग्रुप बी, सी या डी पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इनमें श्री हरपाल सिंह, सिपाही जिले सिंह, ये इनके हरपाल सिंह सन ऑफ श्री सिपाही जिले सिंह, और दूसरे हैं श्री संदीप गौतम के भाई कांस्टेबल सुजीत कुमार, ये बीएसएफ के हैं।
हरपाल सिंह आर्मी सेना के हैं और कुमारी ममता ये बेटी है कांस्टेबल रोहतास कुमार बीएसएफ से है और कुमारी रीतू ये बेटी है कांस्टेबल दिलबाग सिंह बीएसएफ और सोनू यादव लाश नायक जो रामजस यादव हैं सीआरपीएफ से। श्री तरुण सन ऑफ सिपाही भूपेंद्र सिंह ये सेना से हैं। श्री नागेंद्र सन ऑफ हवलदार राम कुमार ये सेना से हैं, आर्मी से हैं। और शहीद देवेंद्र भाटी के भाई श्री भगत सिंह इनको अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया है और मंत्रिमंडल ने ये भी फैसला किया है कि कन्या महाविद्यालय खरखौदा का उसको टेक ओवर किया गया है, उसका अधिग्रहण किया गया है और प्रबंधन की लगातार मांग तथा लगातार शिक्षा विभाग की 5 सदस्यीय विभागीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय किया गया और मंत्रिमंडल में इसको आज मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य समर्थ बनाना है, जिसका जिक्र मैंने अपने बजट भाषण में भी किया था। यह विभाग हरियाणा की विजन 2047 नीति के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पहलों और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह विभाग एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल स्किल पर फोकस करेगा। स्टार्टअप्स, नवाचार और स्मार्ट शहरों के लिए भी खास रणनीति बनाने पर विभाग ये काम करेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी सरकार ने ये जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि युद्ध में जो शहीद हुए हैं ऐसे शहीद होने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के बच्चों को 6ठी से 12वीं कक्षा तक बच्चों को हमने कहा था कि उनको 60,000 रुपए हम स्कॉलरशिप देंगे और स्नातक को 72,000 रुपए और स्नातकोत्तर को 96,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का हमने अपने संकल्प पत्र में जिक्र किया था। हमने कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है क्योंकि इस संकल्प पत्र को जो हमने वायदा किया था, एक वायदा और इसके अंदर आज जुड़ गया है। आज इसको हमने पूरा कर दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इस छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले ये छात्रवृत्ति जो हमारे सेना के शहीद सैनिक थे उनके बच्चों को ये मिलती थी और उनके बच्चों को अगर हम 2006-07 में ये पूर्व सैनिकों के बच्चों को जो तकनीकी व व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
ये आरंभ की गई थी, जिसमें लड़कों को 2,000 रुपए तथा लड़कियों को 250 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति ये 2006-07 के अंदर मिलती थी जब ये लागू की गई, जिसे 2019-20 में बढ़ा करके 2,500 रुपए और 3,000 रुपए ये प्रति महीना इसको कर दिया गया था। और हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के साथ साथ मैंने जो बताया है कि पहले इस योजना का लाभ जो हमारे सेना के आर्मी के जवान जो शहीद हो जाते थे उनके बच्चों को मिलता था, परंतु अब अर्ध सैनिकों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है कि जो हमारे अर्ध सैनिक बलों के जो शहीद हो जाते हैं जवान, उनके बच्चों को भी इस ऐतिहासिक छात्रवृत्ति योजना के साथ उनको जोड़ा गया है। अब जैसे मैंने बताया है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो कहा था कि अब जो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है, अब 6ठी से 12वीं तक के कक्षा के बच्चों को 60,000 रुपए और स्नातक के बच्चों को 72,000 रुपए, स्नातकोत्तर के बच्चों को 96,000 रुपए वार्षिक ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि खनन एवं भू विज्ञान विभाग के नियम 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि संशोधन के तहत किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा और रेट की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब मंत्रिमंडल में इस बात की भी चर्चा की गई कि स्टोन और सैंड की रॉयल्टी को बढ़ाया जाए। जब हम अपने पड़ोसी राज्यों को देखते हैं, चाहे पंजाब है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उस एवज में यहां पर रॉयल्टी स्टोन की पहले 45 रुपए थी, अब उसको बढ़ा करके 100 रुपए करने का निर्णय किया गया है। जबकि जो सैंड की रॉयल्टी थी वो पहले 40 रुपए थी, अब उसको बढ़ा करके 80 रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अन्य राज्यों से जो माल हमारे हरियाणा के अंदर आता है, जो अंतर्राज्य खनिज के परिवहन के लिए 100 रुपए प्रति टन शुल्क उनसे लेने की मंजूरी दी गई है कि अगर दूसरे राज्य, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां से जो ये खनिज का सामान सैंड है, बजरी है, स्टोन है, अगर वो दूसरे राज्यों से हरियाणा के अंदर आता है तो उनसे 100 रुपए प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। इसको भी मंजूरी दी गई है। जैसा मैंने बताया है कि आज मंत्रिमंडल ने जो 33 एजेंडे आज रखे गए थे, उनमें से 32 एजेंडे आज स्वीकृत किए गए हैं, एक एजेंडा डेफर किया गया है। और ये जो कार्य किए हैं, इनमें सभी कार्यों में मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी है। सर, एक